जय हिंद, वंदे मातरम। संगठन को जाने इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि पूरी दुनिया को संतुलित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है। 1945 में इसे बनाया गया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं तो दो विश्व युद्ध को झेल चुका था। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, जिसमें पूरी दुनिया ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दी। दुनिया में त्राही त्राही मच गई। उसके बावजूद फिर बनाया गया राष्ट्र संघ, जो सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद हुआ हमारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसमें भी बहुत सारी तबाहियां हुई। इन सब से बचने के लिए भविष्य में कोई युद्ध ना हो, उस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया, जो राष्ट्र संघ का ही एक उत्तराधिकारी माना जाता है। सारी दुनिया इस संगठन के इशारे पर चलती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अधिकतर सभी देश प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी देशों की भागीदारी होती है। इसमें 5 देश मुख्य रूप से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मुख्य है, अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन इसमें सभी देश मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो इस संगठन को हमारे लिए जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान देश इसमें 193 देश शामिल है और 51 देश थे पहले जब ये स्थापित हुआ था, और उस समय भारत भी शामिल था इसमें। 193वां देश दक्षिणी सूडान है और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी भाषा है अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, मैंड्रिन, रशियन। यह संगठन लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रों का संघ का उत्तराधिकारी है। राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई, आप कमेंट में मुझे बताएं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, जो असफल रहा। यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य इसके उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य है। यानी कि इंटरनेशनली जो कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, यूएनओ का। और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि किसी भी देश का आपसी विवाद हो रहा है तो उस पे काम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने यानी कि पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसमें विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास, सबको सोशल राइट्स मिले, मानव अधिकार मिले, विश्व में शांति बने रहे। इसको बनाने का काम कौन करता है, इसको देखने का काम करता है यूएनओ। राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाना यानी कि देश है उनके बीच में अच्छे संबंध बनाना भी इसका काम है। विश्व युद्ध को रोकना, क्योंकि पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेली है तो काफी सारी तबाही हुई है। आगे कोई विश्व युद्ध ना हो, न्यूक्लियर युद्ध ना हो, इसका काम रोकना हमारा उद्देश्य है यूएनओ का। मानवाधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। यूएनओ का सिद्धांत क्या है? सभी सदस्यों की संप्रभुता, समानता, यूएनओ द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्व स्वेच्छा से पालन करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। ये एक सिद्धांत है इनका, यानी कि सभी जो भी सदस्य देश है इसके, उनकी संप्रभुता बनी रहे। संप्रभुता मतलब कि निर्णय लेने की ताकत, उनकी आजादी बने रहे। कोई भी किसी पे दबाव डालकर वहां पर अपना फैसला या फिर अपना मतदान नहीं देता है। सब अपनी संप्रभुता से, अपनी आजादी से वहां पर विचार रखते हैं और सभी के लिए समानता के लिए काम करना। अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद चल रहे हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से, किसी का युद्ध ना हो, बस शांति से उस चीज का निपटारा हो जाए और विश्व में शांति बने रहे, ये इसका सिद्धांत है। इसके 6 अंग हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, जो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सेक्रेटरियाट। छठवा है विशिष्ट एजेंसियां, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंग, क्योंकि इनके माध्यम से ही पूरी दुनिया को संतुलित करने की प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन महासभा, जनरल असेंबली के बारे में देखते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक संस्था है, मतलब कि जो भी
लोग हैं, जो भी सदस्य देश हैं, वो अपने आप से विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। लोकतांत्रिक संस्था है ये, एक प्रकार से विश्व संसद की तरह है। जैसे सभी देशों में एक संसद होती है जहां पर मुद्दे की बहस होती है, किसी भी चीज पर कानून नियम बनाते हैं, उसके ऊपर बातचीत चलती है पक्ष विपक्ष में, वैसे ही यहाँ पर पूरी दुनिया की संसद है ये महासभा। यहाँ पर हर देश के प्रतिनिधि यहाँ पर जाकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं किसी बात के लिए। पूरी दुनिया के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं या फिर कोई व्यवस्था की जा रही है, उस पर क्या परिणाम आएंगे क्या नहीं आएंगे, इस पे बातचीत करते हुए वो लोग अपना अपना फैसला सुनाते हैं। बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है। इसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है। महाशक्ति के कार्य हेतु समितियां, यानी कि महासभा के जो भी कार्य है उसके लिए कुछ समितियां भी निर्धारित की गई है, यानी कि निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति, प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी समिति और विधि समिति। ये सभी समितियां हैं जो महासभा के कार्यों में सहायता प्रदान करती है। निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का काम है निशस्त्रीकरण, यानी कि विश्व के देशों में हथियार सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इन सब की व्यवस्था जो भी देखना, इनकी निगरानी करना, इस सब का काम है। आर्थिक एवं वित्तीय समिति जो भी इकोनॉमिक गतिविधियां होती है उस पर काम करना, लेखा जोखा रखना, वित्त जो भी है धन से संबंधित काम इसमें आते हैं। सामाजिक एवं मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति ये सामाजिक अधिकारों या फिर मानवीय गतिविधियों को ध्यान में रखती है। सांस्कृतिक जो भी धरोहर होती है संस्कृति को बचाने के लिए इन सब पे काम किया जाता है, इस पे ये समितियां काम करती है। राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति राजनीतिक गतिविधियों पे काम करती है। प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी समिति जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है या खर्च हो रहे हैं उससे रिलेटेड ये व्यवस्था करती है या फिर ये ध्यान देती है। और जो विधि समिति है वो कानून से संबंधित काम करती है। अगला देखते हैं हम, महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, अनुच्छेद 24 यूएन घोषणा के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद है, क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, कभी भी जब जरूरी है तब देश को जाना पड़ेगा, देश के सदस्यों को वहां पर अपनी हाजिरी लगाना पड़ेगा। इसमें 15 देश शामिल होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होती है। 10 अस्थायी होते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और 5 लेकिन स्थायी है, जो कि कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन। ये 5 स्थायी है, यानी कि इनको कभी नहीं हटाया जा सकता। और अस्थायी जो देश है वो चेंज होते रहते हैं। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी चीज से वे अपना मना कर सकते हैं। यदि कोई 4 देश किसी कानून पर अपना फैसला सुना रहे हैं और उसको लागू करने के लिए 5 की जरूरत होती है, यदि कोई एक देश उसको मना कर दे तो वो कानून नहीं बनेगा। 5 की रजामंदी जरूरी है। 5 यदि अपना फैसला उसके पक्ष में देंगे तभी वो कानून बनेगा पूरी दुनिया के लिए, या फिर जो भी सही होगा उसके लिए। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है, कि विश्व में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं समस्या उत्पन्न तो नहीं हो रही, कोई मसले तो नहीं चल रहे देशों में, तो उसका शांति बनाए रखना इसका प्रमुख काम है। यदि नहीं हो रहा, किसी देश में कोई हलचल चल रही है, तो हस्तक्षेप करते हैं, वहां पर जाकर यूनाइटेड नेशन के सदस्य आपस में मिलकर उस पर फैसला लेते हैं। हथियारों की तस्करी रोकना, यानी कि जो भी तस्करी हो रही है हथियारों की गैर कानूनी तरीके से, उसको रोकना यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के कार्य है। आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, यदि कोई आक्रमण कर रहा है जबरदस्ती किसी राज्य के ऊपर, कोई देश किसी और के ऊपर का आक्रमण कर रहा है, तो उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई भी ये करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो आर्मी है वो सभी मिलकर, इसमें सभी देशों के आर्मी के सदस्य भी होते हैं, तो वो लोग सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं उस देश के ऊपर। आक्रमण रोकने के लिए राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है सुरक्षा परिषद, यानी कि इकोनॉमिक, उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं होगा, किसी प्रकार से उससे कुछ नहीं होगा, तो उसकी ऑलरेडी उस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी।
अगला देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें 54 देश है, 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य क्या है? विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन करना। विकासशील जो वो देश होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं, विकास कर रहे होते हैं अपने, तो उसमें इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ाना, उसमें प्रोत्साहित करना। विकास और मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं का प्रबंधन करना, यानी कि जो भी योजना है उनको बनाना। मानवाधिकार के अनुपालन को मजबूत करना, ये इसके कार्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार भी करना इसका प्रमुख कार्य है। बेहतर आवास, परिवार नियोजन तथा अपराध निस्तारण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना, यानी कि जो भी घरेलू व्यवस्थाएं हैं, आवास है, घर से रिलेटेड, परिवार नियोजन, उससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर काम करना, अपराध को खत्म करना, विश्व सहयोग को बढ़ाना, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के मुख्य कार्य है। अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हर देश में, हर राज्य में अपना अपना कोर्ट होता है जहां से न्याय की गतिविधियां होती है। तो वैसे ही पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल कोर्ट है जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसकी भाषा अंग्रेजी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। एक राज्य से एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते, यानी कि कोई देश है वहां से कोई एक नागरिक राज्य का न्यायाधीश है तो वहां से एक ही होगा। इसकी खासियत यही है, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेगा, इससे अलग अलग देश के लोग होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसका निर्णय परामर्श माना जाता है, कि सलाह है। इसका निर्णय जो भी होता है वो सलाह होती है कि आप ऐसा करें। राज्यों के बीच जो भी उत्पन्न विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाता है यहाँ। जो भी सीमा विवाद होते हैं, यानी कि बॉर्डर, जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुलझाया जाता है। जल विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाता है। इसके विभिन्न एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर इससे प्राप्त की जा सकती है। अगला देखते हैं सचिवालय, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। ये जो संस्था है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है सचिवालय में। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव इसका प्रधान होता है। जो भी महासचिव होता है वो इसका प्रधान होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। महासचिव की भूमिका जो होती है सचिवालय के प्रधान तथा कूटनीतिक रूप में देखी जाती है, डिप्लोमेटिक तरीके से इसका देखा जाता है जो भी प्रधान होता है। अगला देखते हैं जो अन्य एजेंसियां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से संस्था का निर्माण या फिर संगठन का निर्माण करने के लिए ये स्वतंत्र है। इसकी अन्य एजेंसियों में ये सब शामिल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास कार्यक्रम। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अंग है, इनके माध्यम से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जाता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य की गतिविधियों में काम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के अंतर्गत शिक्षा, समाज की व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहरों, इन सब के ऊपर काम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में बच्चों के डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड काम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए जाते हैं। मानवाधिकार आयोग में मानव के जो अधिकार है उनके रिलेटेड ध्यान दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाता है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और भी संगठनों को मैं कवर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारीपूर्ण रहा हो तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। और आपको और क्या जानकारी चाहिए उससे हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमें सजेस्ट करें, हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।